गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का जो जियोग्राफी का लेसन नंबर 7 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसके जो सेकंड पार्ट की वीडियो है वो करेंगे। लाइफलाइंस वाला जो है वो है, हमने अभी तक इसमें सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। यानी स्थल परिवहन में दूसरे नंबर पे जो रेल परिवहन है। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, यदि हम कहीं पे घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं तब, या कोई लंबी दूरी की यात्रा है या सामान पहुंचाना है, उसके लिए हम रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। परिवहन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेलवे की अर्थव्यवस्था उद्योगों और कृषि की तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2011 के दिन भारतीय रेल परिवहन मार्गीय 64,460 किलोमीटर था। 31 मार्च के आंकड़े दे रखे यहाँ पे आपको, जिस पर 7,133 स्टेशन थे, 9,213 रेल इंजन थे, 53,220 यात्री सेवा वाहन थे और 6,493 अन्य कोच वाहन थे और 2,29,381 माल गाड़ियाँ उस समय सम्मिलित थी। ये आंकड़े जो हमारे पास हैं 31 मार्च 2011 के हैं। देश में रेल परिवहन को वितरित को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो रेल परिवहन के कारक हैं, कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं। एक तो भूमि की आकृति करती है, आर्थिक और प्रशासकीय कारक होते हैं। उत्तरी मैदानों में अपने विस्तृत समतल भूमि और ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से और कृषि भी अच्छी होने की वजह से तो रेल परिवहन का विकास ज़्यादा मात्रा में हुआ है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत के रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटी छोटी पहाड़ियों में, सुरंगों से आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, दुर्गम में, उच्च विरल जनसंख्या वाले, आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन का जो निर्माण है वो प्रतिकूल नहीं होता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात के दलदली इलाके हैं, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइनों का निर्माण करना कठिन होता है। यानी जहाँ की ज़मीन समतल है, जहाँ पे व्यापार और कृषि डेवलप है, वहाँ पे यानी ज़्यादा मात्रा में रेल लाइनों का जाल बिछा हुआ है। कहने का अर्थ ये है। आज की बात करते हैं। आज के समय में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें रेल परिवहन का साधनों को यानी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। फिर भी क्या है, रेल परिवहन की समस्याएं से मुक्त नहीं है। इसमें भी बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत से यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं, जिससे क्या होता है, रेल संपत्ति की हानि होती है। चोरी जैसी समस्याएं भी इसमें होती हैं। जंजीरें खींच देते हैं, कई बार अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोकते हैं, जिससे भी रेलवे को काफ़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। ज़रा सोचिए, क्या हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित चलाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो परिवहन का साधन है एक किस्म से, वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन समझते हो, जो पाइपलाइन नीचे होती है। भारत के परिवहन मानचित्र पे पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों तक पानी पहुंचाने हेतु करते थे। आज इसका उपयोग किस काम के लिए करते हैं? कच्चे तेल के लिए, पेट्रोल उत्पाद के लिए, तेल प्राकृतिक और गैस के लिए किया जा सकता है। उर्वरक कारखानों में, बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठोस पदार्थों इससे नहीं जाएंगे, इससे जाएंगे लिक्विड, जाएंगे आपके तरल पदार्थ हैं जो, और इसके साथ साथ में जो गैस वाले पदार्थ हैं वो जा सकते हैं। सुदूर इलाके, जो बहुत दूर इलाके हैं, वहाँ पे शोधनशालाएँ यदि लगी हुई हैं कोई भी, जैसे बैरोनी, मथुरा, पानीपत गैस, ये आधारित जो उर्वरक कारखाने हैं वो पाइपलाइन के द्वारा ही वहाँ पे जुड़े हुए हैं। पाइपलाइन बिछाने की जो लागत है शुरू में बहुत ज़्यादा आती है, इसके बाद इसमें कोई भी लागत नहीं आती है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं हमारे। बात करते हैं सबसे पहले ऊपरी असम में तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बैरोनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक एक शाखा, बैरोनी से राजबद होकर हल्दिया, दूसरी राजपुर से होकर गुवाहाटी तक। गुजरात के सलाया से वीरगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत रास्ते पंजाब जालंधर तक है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश से जगदीशपुर से मिलाती है और मध्य प्रदेश को बीजापुर रास्ते से मिलाती है। जल परिवहन की बात करते हैं। भारत में लोग अनंत काल से समुद्र में यात्राएं करते हैं और इनमें नाविक ने दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन में क्या है, सबसे सस्ता साधन मानते हैं इसको, और भारी और स्थूल वस्तुएं ढोने के लिए अनुकूल है। यह परिवहन साधनों को ऊर्जा अक्षम और पर्यावरण अनुकूल होता है, यानी इसमें पर्यावरण को कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। भारत में अंतःस्थलीय 9 संचालन जल मार्ग हैं जो देश के अंदर हैं, 14,500 किलोमीटर हैं, और केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है।
निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। एक तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य जो गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है, इसको नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 बोलते हैं। सदिया और दुबरी के मध्य में 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है, इसको नौगम्य जल मार्ग संख्या 2 बोलते हैं। केरल में पश्चिम तटीय नहर है कोटापुरम और से कोल्लम तक, ये है 205 किलोमीटर, इसको ये जल संख्या नंबर 3 है। काकीनाडा और पेंडुचेरी नहर है कि नहर स्ट्रेचर के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेषकर विस्तार है, ये 1078 किलोमीटर का है, इसको 4 संख्या है। माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ है, 588 किलोमीटर है, 5 है। कुछ अंतर और जलमार्ग हैं जिनका परिवहन होता है, जिसमें है मांडवी है, जुआरी है, कम्बरू जोवा है, सुंदरवन है, बैराक है, केरला पश्चिम जलमार्ग हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पत्तनों से किया जाता है। देश में 65% जो व्यापार होता है और जो मुद्रा आती है 68% वो समुद्र के द्वारा ही आती है, समुद्र के रास्ते जो व्यापार होता है। अब बात करते हैं हम प्रमुख समुद्री जो पतन है वो कौन कौन से हैं। भारत में 7516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा है और 12 प्रमुख और 187 मध्यम और छोटे पतन हैं, बंदरगाहें जिनको बोलते हैं। ये प्रमुख पतन देश के 95% व्यापार को संचालित करते हैं। आज़ादी के बाद क्या है, कच्छ में मांडवा पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा देश के विभाजन में कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था, क्योंकि जो कराची पतन है जहाँ से व्यापार होता था वो पाकिस्तान में चला गया था। इस वजह से हमने एक कच्छ में कांडवा पतन को विकसित किया था। कांडवा एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात औद्योगिक खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसमें प्राकृतिक खुले विस्तृत सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पतन में अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में एक समूह है। पतन को सुविधा भी प्रदान की गई है। लोह एशिया के निर्यात में संदर्भ में मागाओ पतन देश में महत्वपूर्ण पतन है, जहाँ से क्या करता है, लोह एशिया का निर्यात होता है। यहाँ प्रदेश का कुल निर्यात का आधा 50% जो लोह एशिया का यहाँ से निर्यात किया जाता है मागाओ पतन से। कर्नाटका में स्थित न्यू मंगलोर पतन कुद्रेक मुख्य खानों से निकले लोह एशिया का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिणी पश्चिमी में कोची पतन है, एक लैगून के मुहान पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पूर्वी तट की बात करते हैं तो तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी छोर पर तूतीकोर्न पतन है, यह भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है, यानी पहले ही है वो। इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है, अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देश हैं जो श्रीलंका है, मालदीव है आदि में भारत के तटीय वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश के प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा और लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है चेन्नई का। विशाखापट्टनम के स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लोह एशिया के निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। अब बात करते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में भी एक पाराद्वीप पतन है जो लोह एशिया का निर्यात करता है। कोलकाता में भी एक पतन है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे स्थित है और पतन होने के कारण हुगली तलछट जमाव में इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन को बढ़ते व्यापार के कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में निर्मित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ा है। रेल परिवहन, रेल का जाल कहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने पाइपलाइन के बारे में पढ़ा है। पाइपलाइन परिवहन से हम लिक्विड तेल, कच्चा तेल, गैस वगैरह या पानी वाटर सप्लाई के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है भारत के प्रमुख पतनों के बारे में जल परिवहन में। ठीक है, आशा है आप सभी को इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।